वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, कई साथियों के अक्सर कमेंट आते हैं कि यूपी पीसीएस आरओईआरओ जो कि सचिवालय में भर्ती होती है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओईआरओ के जॉब में क्या अंतर है, दोनों में कौन बढ़िया होगा, कौन सी नौकरी करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट रिसर्च के साथ यही बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या होने वाला है, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, साथ ही साथ सिलेक्शन कैसे होगा, वर्क प्रोफाइल किस प्रकार की रहेगी, सैलरी एंड पर्क्स किस प्रकार के होंगे दोनों में, और पावर, रिस्पेक्ट, भौकाल। तो अगर आप आरओईआरओ की तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपके एक एक डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। जब फॉर्म भरना होगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि कौन सा फॉर्म भरना चाहिए। तो ये क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको अच्छी जानकारी मिलेगी, तो पूरा अंत तक देखिएगा। और अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी, जैसे आप इलाहाबाद हाई कोर्ट को टारगेट कर रहे हैं या फिर अपने यूपी पीसीएस आरओईआरओ को टारगेट किया, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्स को ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। तो पढ़ना तो बाद में होगा, पहले फॉर्म भरा जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आपको कौन सा फॉर्म भरना चाहिए। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि सचिवालय और हाई कोर्ट दोनों में पावरफुल कौन है, तो भाई यहाँ पर पावर की कोई बात ही नहीं। देखिए, सचिवालय यूपी की एक प्रेस्टिजियस संस्था है, काफ़ी पावरफुल है। इसी तरीके से हाई कोर्ट भी पावरफुल है। तो दोनों भाई अपने अपने फील्ड में, सचिवालय का भी अलग ही भौकाल है और हाई कोर्ट का भी अलग ही भौकाल है। आप कहीं भी नौकरी लग जाए, जैसे सचिवालय में लग जाएगा तो भी आप पावर में हैं और हाई कोर्ट में तो भी पावर में। लेकिन देखिए, अब एक चीज़ ये समझिए, अंतर करना बाद की बात है। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आपके पास कोई भी नौकरी मिले, जैसे सरकारी नौकरी नहीं है तो सबसे पहले तो कोई भी एक नौकरी लग जाए, बड़ा सवाल तो यही है। तो सचिवालय और हाई कोर्ट के अलावा भी अगर आप कोई अन्य एग्जाम को टारगेट किए, जैसे एसएससी हो गया, या फिर आपने रेलवे को टारगेट किया है, या फिर मान लीजिए आप पीसीएस दे रहे हैं, या फिर यूपी ट्रिपल एससी पीटी का आपने फॉर्म भरा हुआ है, तो उन सब की भी तैयारी करते रहिएगा। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं अपने क्लास पर। देखिए, सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या क्वालिफिकेशन होगा और सचिवालय के लिए क्या क्वालिफिकेशन होगा। तो अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओईआरओ का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपके पास स्नातक जो कि ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पर ट्रिपल सी की भी डिग्री सही होती। अब ट्रिपल सी का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रिपल सी रहे, इसके समकक्ष कोई अन्य भी डिप्लोमा रहेगा तो चल जाएगा। जैसे अगर आपने ओ लेवल किया है या फिर आपने कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन किया हुआ है तो ये चीज़ें मान्य होंगी। तो अगर आपके पास ट्रिपल सी नहीं है तो सबसे अच्छा तरीका है कि अभी से आप ट्रिपल सी ऑनलाइन कर लीजिए। तो ये होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए, अगर सचिवालय की बात करें तो सचिवालय में आरओ की जो वैकेंसी है, आरओ के लिए सिर्फ आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ए आरओ की बात करें तो ए आरओ में ओ लेवल की भी मार्कशीट की आवश्यकता होती है। तो भाई ओ लेवल 1 वर्ष का कोर्स होता है, तो ये अगर आप चाहें तो फिर अभी से कर सकते हैं। आगामी जो वैकेंसीज रहेंगे, अगर वहाँ तक आपका मतलब ओ लेवल का मार्कशीट आ गया होगा तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। देखिए, हाई कोर्ट में आपको ये पता चल गया कि इसमें ग्रेजुएशन और ट्रिपल सी होना चाहिए, और साथ ही साथ ये चीज़ होना चाहिए। एक चीज़ और भी समझिएगा कि जैसे अगर आप हाई कोर्ट में आरओईआरओ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग पूछा जाता है, इंग्लिश टाइपिंग होता है। तो इंग्लिश टाइपिंग की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर लगभग 25 वर्ड पर मिनट की आवश्यकता होती है। वहीं पर एआरओ की जो टाइपिंग होती है, यहाँ पर हिंदी टाइपिंग की आवश्यकता होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। एज लिमिट की बात करें, हाई कोर्ट का फॉर्म अगर आपको भरना है तो एज लिमिट क्या होगा, यहाँ पर नॉर्मल एज लिमिट है 21 से 35 वर्ष। अगर आप 21 से 35 वर्ष है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी जो छूट मिलता है कैटेगरी वाइज तो वो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर थोड़ा सा अतिरिक्त होता है, यहाँ पर 21 से 40। तो जो सचिवालय का हाई कोर्ट होता है 21 से 40 वर्ष इसमें एज मिलता है। बाकी जो कैटेगरी वाइज छूट रहेगी यहाँ पर भी आपको मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सिलेक्शन कैसे होता है, तो सिलेक्शन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए, अगर आप हाई कोर्ट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो यहाँ पर 200 प्रश्नों का एक पेपर होगा। ये पूरा एमसीक्यूज रहेगा और ये आप इसको सॉल्व करेंगे, और यहाँ से इसी दिन ना साथ में 50 नंबर का आपका जो टाइपिंग टेस्ट है ये भी रहेगा। देखिए, 200 नंबर का ये और 50 नंबर का टाइपिंग टेस्ट, 250 नंबर है। इसी के आधार पर मेरिट बनेगा और आपका फाइनल सेलेक्शन होगा। जबकि सचिवालय का जो आरओईआरओ है, अभी जो प्री एग्जाम हुआ है, तो इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग हो जाता है। यहाँ पर 200 प्रश्नों का इसमें 60 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं, 140 क्वेश्चन जीएस के होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इसका प्री होता है। अब प्री आप क्वालिफाई करेंगे, फिर इसके बाद आप आएंगे मेंस में। तो मेंस जो यहाँ पर होता है ये डिस्क्रिप्टिव होता है, इसमें जीएस का पेपर होता है, हिंदी का होता है, और साथ ही साथ एसे राइटिंग भी होता है। तो देखिए, अगर सिलेक्शन बेसिस की बात करें कि कौन सा सिलेक्शन आसान है, तो फिर जो हाई कोर्ट का आरओईआरओ है इसमें एक ही पेपर देना है, वो भी एमसीक्यू रहेगा। तो ये थोड़ा सा अपेक्षाकृत आसान है। इसमें आप देखेंगे तो फिर यहाँ पर
पहले प्री होगा और इसके बाद फिर मेंस होगा। अच्छा, एक चीज़ और समझिएगा, जो हाई कोर्ट का ROE इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ये आप चाहें तो 200 के 200 प्रश्न अटेंड कर सकते हैं, जबकि इसके प्री में नेगेटिव मार्किंग होता है। बाकी मेंस तो डिस्क्रिप्टिव है, तो इसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हाई कोर्ट का जो ROE है, ये अच्छी खासी नौकरी होगी। यहाँ पर आप एक एग्जाम में चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। अब सैलरी की अगर बात करें तो देखिए, जो RO की सैलरी है वो 4800 ग्रेड पे वाली जॉब है। 4800 ग्रेड पे मतलब आप समझ सकते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर RO ये भी 4800 ग्रेड पे की नौकरी है, जबकि ARO 4600 ग्रेड पे की नौकरी होती है। यहाँ पर भी 4600 ग्रेड पे की नौकरी होती है। यह भी वर्तमान की बात की जा रही है, इसमें 8वां वेतन आयोग के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है। देखिए, अब 4800 और 4600 ग्रेड पे अगर देखेंगे तो मिला जुला के अप्रॉक्सीमेट अगर मोटा मोटा कहा जाए तो 80 से 85 हज़ार की सैलरी आपको मिलेगी। तो 85 हज़ार सैलरी आपकी ग्रॉस सैलरी रहेगी भाई, सब काट पीट करना आपको लगभग 75 हज़ार 78 हज़ार ऐसी सैलरी मिलेगी। जबरदस्त सैलरी होने वाली 75 हज़ार भाई, या फिर 78 हज़ार ही कहा जाए तो कुछ मायने रखता है। ऐसा नहीं है कि भाई 78 हज़ार छोटी सैलरी है। तो यहाँ तक की चीज़ें आपको उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसके बाद देखिए, अब पोस्टिंग की बात करें, इसमें पोस्टिंग कहाँ पर होगी, तो देखिए चाहे आप हाई कोर्ट से रहें और चाहे सचिवालय से रहे। अगर हाई कोर्ट से तो 2 चांसेस है आपकी सैलरी, माफ़ कीजिएगा सैलरी बोल रहा हूँ, आपका जो पोस्टिंग है ये इलाहाबाद में हो सकता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो जाएगा, या फिर इसकी जो बेंच है लखनऊ, यहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और यूपी PCS के माध्यम से है तो फिर लखनऊ में आपकी पोस्टिंग होगी। तो ये मतलब चांसेस हैं ज़्यादातर कि इलाहाबाद लखनऊ यही पोस्टिंग यहाँ पर होने वाली है। अब प्रमोशन की बात करें, प्रमोशन भी मतलब अगर नौकरी है तो फिर भाई प्रमोशन होना चाहिए। तो देखिए प्रमोशन क्या होगा, मान के चलिए आपकी पोस्टिंग ARO के पोस्ट पर होती है, मैं RO नहीं मान रहा हूँ, ARO मान रहा हूँ। तो इसके बाद आप पोस्टिंग होगी तो मतलब आपका प्रमोशन होगा तो आप RO बनेंगे। RO के बाद आप SO बनेंगे, है ना, सेक्शन ऑफिसर। इसके बाद क्या होगा, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, यहाँ पर प्रमोशन होगा। फिर इसके बाद डेप्यूटी रजिस्ट्रार हो जाएगा, है ना, फिर यहाँ पे ज्वाइंट रजिस्ट्रार हो जाएगा, रजिस्ट्रार। तो देखिए यहाँ तक प्रमोशन हो सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति RO के पोस्ट पर अगर सेलेक्ट होता है तो प्रमोशन के माध्यम से यहाँ तक जा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी फायदा है कि जैसे ये बीच में ना, जैसे अब डेप्यूटी रजिस्ट्रार, इसकी डायरेक्ट भर्ती नहीं होती, ये प्रमोशन के माध्यम से ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पर अगर देखेंगे, जैसे आप ARO है पर आपका सिलेक्शन होता है तो फिर आप यहाँ से RO बनेंगे, फिर यहाँ पर भी सेक्शन ऑफिसर अनुभाग अधिकारी बनते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर अनुसचिव, उप सचिव, सचिव, ये सब। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अंतर ये होता है कि जैसे इसमें ना ये डायरेक्ट यूपी PCS वाले भी आ जाते हैं और डायरेक्ट भर्ती भी हो जाती है, तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रमोशन में भी अंतर है। वर्क प्रोफाइल की बात करें तो फिर भाई दोनों की वर्क प्रोफाइल एकदम झन्नाटेदार है, कोई अंतर नहीं है, बेहतरीन है। देखिए इसमें आप अगर देखेंगे तो मंडे टू सैटरडे जॉब रहता है, सेकेंड सैटरडे संडे। देखिए जो सेकंड सैटरडे होता है और जो संडे रहता है, इस दिन आपको छुट्टियां मिलेगी। तो सेकंड सैटरडे और संडे को छुट्टी मिल जाएगी। और साथ ही साथ एक चीज़ और भी ध्यान दीजिएगा, यहीं पर अगर छुट्टी की बात करें ना, देखिए लीव हालांकि यहाँ पर लिखा है तो यहीं पर हम लोग समझ लेते हैं। इसमें जो कोर्ट में समर वैकेशन होता है, गर्मी वाली छुट्टी, तो 15 दिन मिल जाता है। इसके बाद जो विंटर वैकेशन होता है, यहाँ पर भी 10 दिन की छुट्टी हो जाती है। तो ये 15 दिन और 10 दिन एक साथ छुट्टी मिलेगा। और मंडे टू सैटरडे जॉब होता है, लेकिन सेकंड सैटरडे इस बंद रहता है, तो यहाँ पर आपको छुट्टी मिलेगी। जबकि इसमें अगर आप देखेंगे तो ये मंडे टू फ्राइडे ही जॉब रहता है, मतलब सोमवार से शुक्रवार तक, सैटरडे और संडे पूरा बंद रहता है। जॉब की टाइमिंग 10 से 6 है, प्रॉपर 6 ये कहा जाता है, 10 से 5 मान लीजिए डेस्क टाइम है, और ये भी 10 से 5 है, तो प्रॉपर डेस्क जॉब है, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और वर्क प्रोफाइल देखिए, अगर आप हाई कोर्ट में हैं तो आरू मतलब समीक्षा अधिकारी है या सहायक समीक्षा अधिकारी, तो जो फाइल होती है उनकी समीक्षा करना आपका मूल काम होता है। जितनी भी फाइल आएंगे आप उनकी समीक्षा करेंगे और उसे उच्च अधिकारी के पास आगे बढ़ाएंगे। ठीक, अब बात करेंगे पावर। भाई पावर क्या, देखिए पावर की बात करें तो अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि पावरफुल जॉब है। भाई आप हाई कोर्ट में जॉब कर रहे हैं या फिर आप सचिवालय में जॉब कर रहे हैं, तो दोनों जगह पावर है ना, इसमें कहने का कोई सवाल ही नहीं है कि भाई पावरफुल नौकरी नहीं। हाँ, अब ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि किस प्रकार का आदमी है। जैसे मान के चलिए एक आदमी वो ज़्यादा भौकाल में रहने वाला है, तो वो अपने पावर का इस्तेमाल ज़्यादा करेगा तो उसको ज़्यादा पावरफुल चीज़ें महसूस होंगी। सिंपल आदमी है, सामान्य तरीके से रहता है, तो ठीक है वो सामान्य रहेगा, लेकिन पावरफुल जॉब दोनों है, मतलब दोनों बड़ी एजेंसी है, बड़ा जॉब है, तो फिर 100% आप जैसे हाई कोर्ट में है, किसी की हिम्मत नहीं होगी भाई कि आपकी तरफ नज़र उठा के देख ले। समय तो आज ऐसा है कि जैसे एक सिपाही होता है, कांस्टेबल होता है, उससे भी मतलब लगभग 60-70% लोग डरते हैं। अब भाई जो ग्रामीण क्षेत्र का आदमी है जिसके पास कोई नौकरी नहीं, तो मतलब उस व्यक्ति से नहीं डरते, उसके पद से डरते, मतलब उसके वर्दी का सम्मान करते। तो ठीक इसी तरीके से आप हाई कोर्ट में रहेंगे तो आपका सम्मान अलग होगा, सचिवालय में रहेंगे तो सम्मान अलग होगा। तो फिर इसमें कोई वो नहीं है भाई, पावरफुल है। और छुट्टियों का जिक्र हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया। इसके बाद जो आपको
अलग से छुट्टियां मिलती हो तो रहेंगी ही रहेंगे। इसमें मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, तो तमाम प्रकार की व्यवस्था होती है। अब उम्मीद है कि जितने भी डाउट्स थे आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट और सचिवालय इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ROE और सचिवालय ROE को लेकर क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए दोस्तों, आप तैयारी चाहे इलाहाबाद की कर रहे हैं और हाई कोर्ट की कर रहे हैं, आप AHC ROE की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप UP PCS ROE की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन का सबसे बेहतरीन स्रोत पता है क्या है? स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अभी जो पेपर हुआ था ROE का, इसमें पता है 200 में से लगभग 170 क्वेश्चन, 170 से भी ज़्यादा, ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्टडी मटेरियल से मिला हुआ है। अब यहाँ पे कुछ लोगों का कहना ये होता है कि भाई आप लोग एकदम भर भर के कंटेंट देते हैं। यार आप तैयारी ऐसे जॉब की कर रहे हो ना जो सीधा आपको 80,000 की सैलरी देगी, स्टार्टिंग सैलरी। तो 80,000 की सैलरी मिल रही है, 1-2 हज़ार या 5 हज़ार की नहीं। आप सिपाही की तैयारी नहीं कर रहे हो तो कंटेंट तो आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई बहानेबाजी नहीं है। अगर नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए, और जिसको सिलेक्शन लेना है तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस जॉब की तैयारी आपको करनी है। अगर चीज़ें स्पष्ट हुई हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।